इस वीडियो में इग्नू बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2025 का क्वेश्चन पेपर से सेक्शन 3 एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चंस करेंगे, यानी कि इन क्वेश्चंस का सलूशन देखेंगे। तो वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है अपकमिंग इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, हुज टीचिंग इंस्पायर्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन को किसकी टीचिंग्स ने इंस्पायर्ड किया, प्रभावित किया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, रूसो। रूसो का जो टीचिंग्स, उनका जो उनका आइडियाज़ ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को इंस्पायर्ड किया। क्वेश्चन नंबर 32, द ऋग्वेद कंसिस्ट ऑफ। ऋग्वेद जो है इसमें कितने हाइम्स है, यानी कि सूक्तज है। याद रखिएगा, जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कुल मिलाकर 1028 हाइम्स है, यानी कि सूक्तज है। और वेद कितने हैं? वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और ऋग्वेद में जो 1028 हिम्स है, सूक्तज है, इनमें 10,600 मंत्राज हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, Which one of the following nationalist leaders has been described as being radical in politics but conservative in social issues? निम्न में से किस जातीय नेता को रेडिकल कहा जाता है, यानी कि राजनीति के लिए उनको रेडिकल कहा जाता है, कट्टर माना जाता है, लेकिन सोशल इश्यूज़ का जब बात आता है तो उसमें वो रक्षात्मक तरीके से जो अपना धरोहर है, जो संस्कृति है, उनको आगे बढ़ाने का बात करते हैं। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि बीजी तिलक मीन्स बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक एक ऐसा नेशनलिस्ट लीडर बने जिन्होंने पॉलिटिक्स में रेडिकल चेंज करने का बात किया, लेकिन सोशल इश्यूज़ में इन्होंने कंजर्वेटिव अप्रोच अपनाया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, इलोरा केव्स वर बिल्ट बाय। इलोरा के जो गुहाएं हैं, जो केव्स हैं, इनको किसने बनाया था? आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, इलोरा के जो केव्स हैं उनको 8th सेंचुरी में किंग कृष्णा I द्वारा बनाया गया था। और किंग कृष्णा I राष्ट्रकूट का राजा थे, यानी कि राष्ट्रकूट वंश का राजा थे। Question number 35, who was called the pioneer of the Panchayati Raj for introducing local self-government in British India? ब्रिटिश भारतवर्ष में पंचायती राज अपनाकर या फिर पंचायती राज को इंट्रोड्यूस करके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो आइडिया है, इसको सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था ब्रिटिश भारत में? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, लॉर्ड रिपन को हमारे भारतवर्ष का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है और पंचायती राज सिस्टम है, इसका जनक स्वरूप, फादर स्वरूप माना जाता है। और इन्होंने ये जो प्रक्रिया है, ये जो पंचायती राज सिस्टम है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम है, इसे इन द ईयर 1882 में लागू किया था। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज द लोकल टाइम ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड which passes through IST, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार जो 82.5 डिग्री उत्तरी लॉन्गिट्यूड में पास होने वाला जो जगह वो कौन सा है? याद रखिएगा, ये वाला जगह है प्रयागराज, जो कि कहाँ पड़ता है? प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इसका जो मिर्ज़ापुर है, ये मिर्ज़ापुर में ये 82.5 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पास करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, व्हिच कंट्री इज कॉल्ड द शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड? यानी कि चीनी का बाउल स्वरूप किस देश को कहा जाता है? विश्व का चीनी का बाउल स्वरूप क्यूबा देश को कहा जाता है। किसलिए कहा जाता है? क्योंकि क्यूबा में सबसे ज़्यादा शुगर केन, यानी कि ईख जो कहते हैं, ये प्रोड्यूस होता है। और क्यूबा सबसे ज़्यादा ईख को विदेशों में एक्सपोर्ट भी करने के लिए जाना जाता है। इसीलिए इसे शुगर केन ऑफ द या फिर शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। इंडस रिवर का कौन सा एक उपनदी नहीं है, ट्रिब्यूटरी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 भागीरथी, क्योंकि बाकी जो सुतलेज, झेलम, चेनाब ये सब इंडस यानी सिंधु नदी का एक एक ट्रिब्यूटरीज है, लेकिन भागीरथी सिंधु नदी का, इंडस रिवर का ट्रिब्यूटरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपका मन में कोई एडवाइस है, कोई सुझाव है, कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ इज ड्यू टू। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है वायुमंडलीय चाप जो दुनिया में महसूस होता है, अर्थ में महसूस होता है, ये किस कारण से होता है, जिसके लिए ज्वार भाटा जो है ये देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ में ग्रेविटेशनल पुल के चलते होता है, यानी कि जो धरती है, ये धरती क्या करती है, हर एक चीज़ को अपना जो सरफेस है, अर्थ का सरफेस है, इनमें एयर मॉलिक्यूल से लेकर के हर एक चीज़ को अपनी ओर खींचती है, और उस खिंचाव के चलते एटमॉस्फेरिक प्रेशर महसूस होता है। क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच इज कॉल्ड द टाइगर स्टेट इन इंडिया। हमारे भारतवर्ष का एक ऐसा स्टेट है जिस स्टेट को बाघों का राज्य कहा जाता है, टाइगर स्टेट कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा बाघ पाया जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट है, जैसे कि कान्हा टाइगर रिजर्व, इसके साथ साथ बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच नेशनल पार्क, और इसके बाद है सातपुरा टाइगर रिजर्व। ये सब रिजर्व है और सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फेस टू फेस एंड टेक्नोलॉजी मेडिएटेड इंस्ट्रक्शन इज नोन एज। फेस टू फेस मोड यानी कि जिस प्रकार हम स्कूल में जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्लास करवाते हैं, इसे फेस टू फेस मोड कहा जाता है। और टेक्नोलॉजी मेडिएटेड मोड यानी कि अभी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ और इस वीडियो बनाकर मैं आपको समझाना चाहता हूँ पिछले साल क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसे क्या कहते हैं, ऑनलाइन मोड ऑफ लर्निंग। तो दोनों को जब हम मिला करके पढ़ाने का प्रयास करते हैं, इसे कहते हैं ब्लेंडेड लर्निंग। देयरफॉर ऑप्शन 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड्स पेडागोजीज व्हिच आर। 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इस पॉलिसी के तहत किस पेडागोजिकल प्रोसेस को रिकमेंड किया गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा लर्नर सेंट्रिक पेडागोजी, यानी कि NEP 2020 ये रिकमेंड की है कि लर्नर सेंट्रिक या फिर चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी को हमें अप्लाई करना चाहिए, जिसके तहत हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बच्चों का जो समस्या है, बच्चों का क्या करने से ज़्यादा उत्तर प्रगति होगा, उसे देख करके चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच को अप्लाई करके हमें पढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43, द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड। टोटल रेवेन्यू जो सरकारी खजाने में जो रेवेन्यू अर्न किया जाता है, और जो सरकार अलग अलग प्रकार की जो स्कीम्स हैं उनको बनाने के लिए, जैसे कि सड़कें निर्माण करने के लिए जो खर्च करती हैं, उनका जो डिफरेंस यानी कि टोटल रेवेन्यू जितना हुआ है उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद जो बचता है उसे क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो बचता है ना, उसे फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फिस्कल डेफिसिट। इसे कैपिटल डेफिसिट नहीं कहा जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट भी नहीं कहा जाता है, बजटरी डेफिसिट भी नहीं कहा जाता है। बजटरी डेफिसिट है बजट करके जो काम करने का प्रयास करती है सरकार, और उसमें जब घाटा होता है तब उसे कहा जाता है। रेवेन्यू जो प्राप्त करने का हिसाब है, जो एस्टिमेशन सरकार द्वारा की जाती है, लेकिन वो रेवेन्यू जब जनरेट नहीं होता है तब इसे रेवेन्यू डेफिसिट कहा जाता है। कैपिटल जितना तक अर्न करने का, ग्रो करने का या फिर निर्माण करने का प्रयास सरकार करती है, और वो जब नहीं बनती है तब उसे कैपिटल डेफिसिट कहा जाता है। ठीक है, जो बचा कुचा कैपिटल रहता है खर्च करने के बाद उसे। क्वेश्चन नंबर 44, इंडिया इज ए फेडरल स्टेट बिकॉज ऑफ। किस कारण से हमारे देश को फेडरल स्टेट कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन 3 यानी कि हमारे देश में जो कार्य क्षमता है सरकार का वो केंद्र यानी कि सेंटर और राज्य में बांटा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मनी बिल हैज़ बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। हमारे भारतवर्ष का संविधान अनुसार जो मनी बिल है जो बजट में पेश किया जाता है उस मनी बिल को कौन सी आर्टिकल में लिखा गया है हमारे संविधान में? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 110, 110 नंबर आर्टिकल में ये लिखा गया है, यानी कि मनी बिल के बारे में लिखा गया है हमारे भारतवर्ष का संविधान में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, राइट टू एजुकेशन एक्ट RT जिसे हम कहते हैं संक्षेप में 2009 इज इंक्लूडेड इन व्हिच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतवर्ष का कौन सा आर्टिकल में संविधान का राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 शामिल किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A हमारे भारतवर्ष का जो कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान संशोधन का जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हुआ था उसी में इसे यहाँ शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच सेक्शन ऑफ RTE एक्ट डील्स विद ड्यूटीज ऑफ टीचर्स। शिक्षकों का क्या क्या दायित्व है, कर्तव्य है, इसके बारे में राइट टू एजुकेशन के तहत बताया गया है। ये कौन सा सेक्शन में, RTE एक्ट का कौन सा सेक्शन में लिखा गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी कि RTE एक्ट का सेक्शन 24 में शिक्षकों का क्या दायित्व होगा इसके बारे में डिटेल में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ आप देख सकते हैं बाइलिंगुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इग्नू BEd एंट्रेंस एग्जाम में पहले इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाता है और नीचे इनका अनुवाद भी दिया जाता है। Which is the fundamental principle of National Education Policy NEP 2020? 2020 का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसका फंडामेंटल पॉलिसी क्या है, प्रिंसिपल क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन 1 इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS, इसे संक्षेप में कहा जाता है, यानी कि भारतवर्ष का जो धरोहर है, जो पौराणिक शिक्षा व्यवस्था है, जो ज्ञान है, उसे भी तवज्जो देने का बाद NEP 2020 में किया गया है। ऑप्शन 2 मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच ऑफ एजुकेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ इसमें शामिल है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 बोथ 1 and 2। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडल स्कूल्स, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कहा गया है। ये हमारे आसाम राज्य में बहुत सारे मॉडल स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, ये अलग बात है। ये NEP में उतना खास करके इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल के तहत नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 49, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल पॉलिसी और एक्ट ऑफ इंडिया इंडियन साइन लैंग्वेज फॉर टीचिंग एंड मॉनिटरिंग इज इन्वॉल्व्ड? निम्न में से कौन सा एजुकेशन पॉलिसी या फिर कानून एक्ट में हमारे भारतवर्ष का जो साइन लैंग्वेज है इसे टीचिंग और मॉनिटरिंग करने के लिए शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा राइट टू एजुकेशन के बारे में हमने पहले पढ़ा है, तो ये जो RPWD एक्ट 2016 ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, PWD एक्ट भी नहीं होगा, NEPE 1986 भी नहीं होगा, NEP 2020 होगा। यानी कि 2020 का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी के तहत ये मॉनिटरिंग करने के लिए इंडियन साइन लैंग्वेज का प्रयोग किया जाएगा, इस पर बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, इन व्हिच ईयर वाज स्वयं एज ए फ्लैगशिप MOOC प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड इन इंडिया? तो स्वयं को कब हमारे भारतवर्ष में एक MOOC प्लेटफॉर्म का फ्लैगशिप प्रोग्राम के तहत लॉन्च किया गया था? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 9 जुलाई 2017 को स्वयं को लॉन्च किया गया था हमारे भारतवर्ष में MOOC। ये MOOC का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के तहत स्वयं को लॉन्च किया गया था। अब आप में से बहुत सारे शिक्षार्थी को ये क्वेश्चन होगा मन में कि ये स्वयं का फुल मीनिंग क्या होता है? तो याद रखिएगा, स्वयं का फुल फॉर्म होता है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं का फुल फॉर्म, once again I am repeating this, study web of active learning for young aspiring minds,
स्वयं का फुल फॉर्म है, और MOOC का फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायट was the result of one of the recommendations of। डायट को जो बनाया गया है हमारे भारतवर्ष का अलग अलग राज्यों में, जहाँ क्या किया जाता है, BEd DLEd प्रोग्राम्स को करवाया जाता है। मेनली टीचर ट्रेनिंग के लिए डायट को एस्टेब्लिश किया गया है। तो डायट को किस एजुकेशन पॉलिसी के तहत एस्टेब्लिश किया गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 ने रिकमेंडेशन किया कि चलो एक एक क्या होना चाहिए, जिले में राज्य में क्या होना चाहिए, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए। इसी के तहत डायट को बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 52। व्हाट इज द रैंक ऑफ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ साइज? साइज के अनुसार, आकार के अनुसार हमारी धरती का सोलर सिस्टम में, सौर जगत में कौन सा पोजीशन है? सौर जगत में कौन सा पोजीशन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, 5th पोजीशन है। यानी कि याद रखिएगा, सबसे पहले नंबर कौन सा है, कौन सा हमारे जो प्लैनेट है आता है, वो है क्या, जुपिटर। सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर के कौन सा है, सैटर्न है। नेक्स्ट नंबर दूसरे स्थान पर है सैटर्न। तीसरी पायदान पर कौन सा है, मालूम है आपको, यूरेनस। यूरेनस का साइज है 3rd नंबर। इसके बाद चौथी नंबर पर है कौन सा, नेपच्यून। और 5वें नंबर पर है हमारी धरती, अर्थ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। एजुकेशन मेक्स ए मैन सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फलेस इज स्टेटेड इन। ये जो बात, यानी कि शिक्षा एक व्यक्ति को सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फलेस बनाता है, ये निम्न में से किस में लिखा गया है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में ये कथन है कि शिक्षा एक व्यक्ति को सेल्फ सफिशिएंट, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण करता है जो खुद से व्यक्ति भरपूर होता है, परिपूर्ण होता है, और उसका कोई व्यक्तित्व नहीं होता, स्वार्थ नहीं होता है, सेल्फलेस व्यक्ति का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। तो 54 में एक फुल फॉर्म पूछा गया था। मेरूज स्टैंड्स फॉर, यानी कि MERU का फुल मीनिंग क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ को संक्षेप में MERU कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55। द एज ऑफ ए ट्री इन ईयर्स कैन बी असर्टेन्ड बाय। एक पेड़ का जो उम्र है उसे ईयर के अनुसार, साल के अनुसार किस प्रकार हम श्योर कर सकते हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1, द नंबर ऑफ इट्स एनुलर रिंग्स। यानी कि एक पेड़ क्या करता है, एक साल में एक रिंग इसके ट्रंक में बनाता है। ठीक है, तो इन रिंग्स को देख करके एक पेड़ कितने साल का हुआ है इसको एसर्टेन किया जा सकता है। इसीलिए ऑप्शन 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। डियर स्टूडेंट्स, आज का वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में नेक्स्ट, यानी कि जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 है, टीचिंग, लर्निंग एंड द स्कूल को लेकर के डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।